हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू विंश्री। अब हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ लिए थे, रेडियन स्टीरेडियन पढ़ लिया था, मतलब काफ़ी सारा कुछ कवर किया था। मैंने आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था कि आर्क अपॉन रेडियस, कॉर्ड अपॉन रेडियस कब कंसिडर होता है और क्यों कंसिडर होता है, ये सब कुछ आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। सॉलिड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट 3D में समझा दिया था। अब जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप पिछला वीडियो देख लो, ताकि आपके ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इतने सारे मिस ना हो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो अ, हमने बहुत बड़े बड़े यूनिट्स पढ़ लिए। ठीक है, पारसेक पढ़ लिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ लिया, सारे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली। तो अब ये थे बहुत बड़े बड़े यूनिट्स। ठीक है, कुछ ना बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। ठीक है, उसमें जैसे एक है बच्चों आपका 1 माइक्रोन। ठीक है, नाम से ही लग रहा है यार, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोन, बड़ा छोटा यूनिट होगा, राइट? एंड यू आर राइट, इट इज 10⁻⁻⁶मीटर। बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। 10⁻⁻⁶, एक सेकेंड, 10⁻⁻⁶ मीटर। वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत ही छोटा यूनिट है। 10⁻⁻⁶मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। इसके बाद ना एक बच्चों आता है यूनिट जो तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेगा, वो है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। रुको, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। क्या, ऐसे ब्रेक करके लिखने में फिर आपको समझ नहीं आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो और भी छोटी होती है, 10⁻⁻⁻मीटर। इसे न्यूक्लियस एटम वगैरह केमिस्ट्री में यूज होता है, वो तो आपका केमिस्ट्री का काम है फिर। पर यहाँ पर मेरा काम है फिजिक्स में आपको ये यूनिट बताना और इसकी वैल्यू समझाना। वो मैंने आपको समझा दी है। इसको नोट कर लो जल्दी से। एक माइक्रोन 10⁻⁻�6 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁻मीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा नैनोमीटर है 10⁻⁻⁹मीटर, फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर। एनसीईआरटी एक बार देख लेना एंड उसको थोड़ा बहुत रेफर कर लेना, एंड ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए, वरना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जेई नीट के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रट जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, अब यार्ड, इंच, फुट, माइल, ये सब आपके सिलेबस में है तो नहीं, वैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं। बट जो जिन बच्चों की आदत है एक्स्ट्रा पढ़ने की, वो करो, अच्छी बात है। ठीक है, लर्न करो, इट्स अ गुड थिंग। तो अम ये सब हमने पढ़ा था कल। ठीक है, एंड ये छोटे यूनिट्स पढ़ लिए एंड बड़े यूनिट्स पढ़ लिए। इसके बाद ना मैं आपको एक चीज नहीं बताना चाहूंगी, वो है प्रेशर का एक यूनिट जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेशर का ये यूनिट आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ये यूनिट है 1 बार। लेकिन ना डायमेंशंस वगैरह में आपके ऊपर बार के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये बार वाला यूनिट फेमिलियर होना चाहिए, वरना आपसे वो क्वेश्चंस होंगे नहीं जो आएंगे, राइट? तो इसीलिए डायमेंशंस को सिखाने से पहले मैं आपको ये यूनिट बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो 1 बार। ठीक है, 1 बार हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटीएम से लिख देती हूँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ जाना। 1 बार ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, राइट? एक सेकंड रुको जरा, मैंने इसमें रूल्ड लाइंस लगा लेती हूँ so that it will be more helpful to write. Yes, here. ठीक है, अब मेरे से ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा लिखना। ओके, तो 1 बार इज इक्वल टू 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो होती है, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, वो होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
याद हो गया होगा। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ। 9th में पढ़ा होगा, पास्कल बोलते हैं, ठीक है, पास्कल बोलते हैं। तो 10⁵ पास्कल भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे आपके ना एनसीईआरटी में आई थिंक कुछ ऐसे दे रखा है, मेट्रिक प्रीफिक्सेस करके कुछ दे रखा है कि 10⁻⁻1 होती है तो उसे डेसी बोलते हैं, 10⁻1 होती है तो उसे डेका बोलते हैं, 21 होती है तो जेटा बोलते हैं, योटा तब बोलते हैं जब 24 होती है, ये सब है, ठीक है। उसको पूरा रटना तो पॉसिबल है भी नहीं, और ना ही मैं आपको बोलूंगी रटने के लिए, बट बेटा रेफर कर लेना एक बार, ठीक है। जस्ट रेफर इट वंस। अरे ये क्या हो गया, थोड़ा लाइट कलर करते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है, एक बार रेफर कर लेना उसको, ठीक है। बिकॉज अगर न्यूमेरिकल्स अगर मैं आपसे बोला डेसीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, तो आप अटकने नहीं चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसको 2-3 बार रीड कर लेना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है ना, जब वो सोडियम लैंप में होती है, ठीक है, जब वो सोडियम लैंप से लाइट निकलती है तो उसकी जो एवरेज वेवलेंथ होती है वो हमें एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, 5893 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यस, एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा के, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम को, ए के ऊपर छोटा सा गोला लगा के, ठीक है। तो 5893 एंगस्ट्रॉम हमें दे रखी है, और हमें कहा है कि आप इसे मीटर में एक्सप्रेस करो, ठीक है, और आप इसे नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस करो। अब देखो मैंने बच्चों आपसे कहा था ना कि मेट्रिक प्रीफिक्सेस को एक बार गो थ्रू करना। अब जो बच्चे नहीं करे होंगे वो सोच रहे होंगे ये नैनोमीटर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम्स में आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो इसलिए नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, ये सब एक बार प्लीज प्लीज इससे गो थ्रू कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है। पहले ना इसका मीटर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। जस्ट फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो बस इसको यहाँ पर पुट कर दो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो 5893 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, वेवलेंथ का सिंबल सबको पता है ना, लैम्डा, और हमें यहाँ वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 5893 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी मीटर की वैल्यू आ गई है। अब हमको आगे क्या पूछा था क्वेश्चन में, नैनोमीटर में वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब मैं ना आपको एक बहुत ही शॉर्टकट और एकदम स्मार्ट तरीका बताऊंगी नैनोमीटर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास मैथ्स अभी भी है वो एकदम से समझ जाएंगे, ठीक है। जिनके पास बायो है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो भी समझ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज अब आपने मैथ, जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने मैथ्स छोड़ दिया है एंड दे आर इनटू बायो, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट इट विल बी फाइन, ओके, ठीक है। एंड वैसे भी मैं यहाँ पे इसलिए ही हूँ, आई एम हियर टू मेक एवरीथिंग सुपर क्लियर एंड सुपर फाइन फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। सो एंड नाउ हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, नैनोमीटर में कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब हमें पता है कि नैनोमीटर की सबसे पहले तो मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ, ठीक है। नैनोमीटर कई बच्चों को पता नहीं होगा, आई थिंक सो, राइट। 10⁻⁻9 मीटर होता है नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, nm इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ये नैनोमीटर की वैल्यू है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ से एक शॉर्टकट बताऊंगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि भाई एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, मैं 10⁻⁻10 को ब्रेक करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 1/10 इंटू 10⁻⁻9 मीटर,
देखो, जब ये 10 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। और जब हम दो सेम बेसिस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके पास पावर होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -9 प्लस -1 क्या हो जाएगा, -10। और यही तो लिखा है मैंने, 1/10 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। और हमें ये पता है कि 10 की पावर -9 मीटर, ये तो नैनोमीटर होता है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, 1/10 नैनोमीटर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? 10 की पावर -9 मीटर नैनोमीटर होता है, बस यही लिखा है मैंने, यहाँ पर इसकी जगह नैनोमीटर लिख दिया। ठीक है, तो 1/10 ऑफ नैनोमीटर आ गया, मीटर हट गया, हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चों? ओके, अब आगे देखते हैं। तो हमको क्या करना था, 5893 की वैल्यू निकालनी थी। लैम्डा लिख रही हूँ बिकॉज वेवलेंथ से डील करना है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, 5893 को 1/10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी निकाला कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 1/10 ऑफ नैनोमीटर होती है। तो 5893 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होगी, 5893 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10 नैनोमीटर। ठीक है, ये 1/10 है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिनोमिनेटर में जाएगा, और तब हमारे पास 5893/10 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 589.3 नैनोमीटर, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, तो समझ आ गया, कुछ था नहीं, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस आपको कन्वर्जन्स करने में आसानी हो इसलिए आपको समझाया है। ठीक है, एंड एक स्मार्ट वे भी बताया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं उसको थोड़ा सा एक और बार रिपीट कर देती हूँ, बायो स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। राइट, सो देखो मैंने बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करा। ठीक है, हमको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी थी, हमें नैनोमीटर में निकालना था। हमें पता था, एक सेकेंड, जरा पेन की वैल्यू चेंज करना था। राइट, हाँ, लेट मी मेक इट समथिंग एल्स, बहुत देर हो गई वही सेम कलर चलाए हुए। ठीक है, तो देखो 1 नैनोमीटर की वैल्यू हमें पता थी कि 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉम की हमें वैल्यू पता है 10 की पावर -10 मीटर, तो मैंने एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 मीटर को ऐसे ब्रेक करके लिखा कि इसमें 10 की पावर -9 आ जाए, क्योंकि वही नैनोमीटर की वैल्यू होती है। तो मैंने इसको 1/10 इंटू 10 की पावर -9 मीटर लिख दिया, प्लस होके 10 की पावर -10 होंगे, तो इससे वैल्यू आ गई 1/10 ऑफ नैनोमीटर। तो हमें ये पता चल गया कि 1 एंगस्ट्रॉम 1/10 नैनोमीटर के इक्वल होता है। बस वैल्यू पुट कर दी, 5893 इंटू 1/10, एंड हमें नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मिल गई। वही हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, सिंपल लगा। चलो आगे कुछ पढ़ते हैं। राइट, अब यूनिट्स और सिंबल्स बच्चों कैसे लिखते हैं ये सब तो आपको पता ही होगा। राइट, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, हाँ, मैं ये सोच रही हूँ अब आपको नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताऊं। ठीक है, जो बच्चों की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है उन्हें आई गेस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होगा। एंड आई थिंक मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। ठीक है, मैं एक और बार बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 लिखा। ठीक है, एंड मैंने मान लो कहीं लिख दिया 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर 6। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। पावर्स ऑफ 10 में जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एंड जैसे हमने लिखा था ना, 10 की पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा था ना हमने पीछे थोड़ी देर पहले, तो इसको भी हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, बस यही है। ठीक है, तो जो भी हमारी 10 की पावर हमको मिलेगी वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी की कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो सपोज करो कि मुझे ना एक नंबर दिया हुआ है 382400, 3824 विद 4 zeros। ओके, सो अब मुझे ना इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है।
अब यूनिट मान के चलो चलो मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 3824 एंड 4 जीरोस हमको मीटर में दे रखा है, हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो 3824 1 2 3 4 जीरोस, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3.824 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। बात तो एक ही है, पॉइंट लगा के बस 10 की पावर 7 मीटर लिखा है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 बार ये पॉइंट आगे जंप करेगा एंड उसके बाद 4 जीरोस लग जाएंगे तो 7 पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ना एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है, ठीक है। अब जैसे ना मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे ना बार बार हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि ये जो यहाँ से लेकर जो वहां तक का डिस्टेंस है या जो साइज ऑफ द यूनिवर्स है वो 4.779 666 555 222 333 इंटू 10 की पावर 31 है। बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, सच में ऐसा साइज नहीं है, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, इंटू 10 की पावर 31 है। तो उसमें क्या हम क्या करते हैं, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना मेजरमेंट्स के लिए, वैसे ही हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट हम ऐसे कर देते हैं कि उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बता देते हैं। हम ऐसे बता देते हैं कि इस चीज का साइज जो है, इस चीज का जो साइज है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 10 है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 10 की पावर -2 है, छोटी चीज है। ऐसे करके हम बता देते हैं। राउंड ऑफ वाले मेजरमेंट्स, सॉर्ट ऑफ लाइक राउंड ऑफ, हम कुछ यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कि इससे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लो 2.2, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2 है, ठीक है। तो अब क्या हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को देते हैं, देखते हैं जो हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पहले दिए। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है, 5 से 5 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, 2.2 5 से छोटी वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तो हम इसको सीधे ऐसे बोल देते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 2 बता देते हैं। 10 की पावर 2 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये हमें नियरेस्ट वैल्यू दे देता है एक्चुअल वैल्यू की, लेकिन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए हम इसे ऐसा करते हैं, ठीक है। और अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास 8.96 इंटू 10 की पावर 7 है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये 5 से बड़ा नंबर है ना, ये वाला नंबर, तो हम उसे 10 की एक और पावर ऐड कर देते हैं और हम बोल देते हैं कि इस चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 8 है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उस हिसाब से अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये वैल्यू ना 5 से छोटी है, तो हम बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिंपली 10 की पावर 7 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, हम 10 की पावर 7 नहीं लिखते, मतलब जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो 10 की पावर में होता है, लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना तो हम 10 की पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ऐसे होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7, ठीक है। समझ आया बच्चों। तो इसी को थोड़ा एक्सपेंशन के साथ एक्सप्लेन करने के लिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम छोटी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। उस टाइम हमने बड़ी क्वांटिटी ली थी, तो 0.30 क्या ले 520 kg ले लेते हैं, ठीक है। 0.30 520 kg, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 5.20 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, सोचो, ये डेसिमल 1 2 3 4 टाइम्स आगे जंप किया है, राइट। तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स हमें पीछे ले जाना पड़ेगा एक्चुअल नंबर को पाने के लिए। बेसिक मैथ्स है तो आती होगी सबको, वेदर यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट और मैथ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 5.20 इंटू 10 की पावर -4 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है,
ये वैल्यू 5 से बड़ी है, 5.20 है, ये वैल्यू 5 से बड़ी है। तो जब 5 से बड़ी होगी तो मैंने क्या कहा था, 10 में एक पावर ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला था, उसको ऐसे नहीं लिखते, हम खाली पावर को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है 10 की क्या पावर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट कराऊं उसका कम से कम मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स कराऊं, ठीक है, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया आप उसे क्रैक कर लो, वेदर इट इज योर होम एग्जाम, स्कूल एग्जाम, एंड वेदर इट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी आया आप क्रैक कर लो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और एकदम से उसे अप्लाई करना आ जाए इमीडिएटली, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल्स आपको जरूर कराऊंगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स थे। अब आपसे कोई भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेगा, विदाउट हेजिटेशन रात के 2 बजे भी आपको आके पूछ लेगा, आप बता दोगे, ठीक है। आपके बर्थडे वाले दिन भी पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे, ठीक है। ओके, तो अब हमें पता है, हमने बहुत सारे यूनिट्स पढ़ लिए, छोटे छोटे यूनिट्स पढ़े, बड़े बड़े यूनिट्स पढ़े, तो ना बहुत ज्यादा वेरी करती है दुनिया में चीज, बहुत छोटी छोटी लेंस है, बहुत बड़ी बड़ी लेंस है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर होता है वो 10 की पावर -16 मीटर होता है, दैट्स सो स्मॉल, राइट। एंड एस्टिमेटेड साइज ऑफ द यूनिवर्स, जितना यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर पाए हैं अभी तक, उसका जो एस्टिमेटेड साइज है ना, मतलब थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हमने अंदाजा जो लगाया है वो एस्टिमेटेड साइज 10 की पावर 26 मीटर है। इन दोनों में डिफरेंस ही देख लो बच्चों, कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, लाइक ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो हमने ये देख लिया यूनिवर्स में बहुत वेरिएशन है यार साइज का, वी हैव वेरी स्मॉल साइजेस, वी हैव वेरी लार्ज साइजेस, ठीक है। अब मैं आपको एक याद दिलाऊंगी, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी एक चीज के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और मैंने आपसे तब कहा था कि जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो हम इसे डिटेल में जान लेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज टुडे इज द टाइम टू डू दिस, ठीक है। सो डायरेक्ट मेजरमेंट्स में क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट में ये होता है, या तो आप ये मीटर स्केल यूज कर लेते हो, ठीक है, या फिर आप यूज कर लेते हो वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स। चिंता मत करो, मुझे पता है आपको अभी नहीं पता कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी तो मैं वर्नियर कैलिपर्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी एकदम बिल्कुल बेस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या यूज करते हो, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट में आप मीटर स्केल यूज करते हो, वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हो, आप स्क्रू गॉज भी यूज कर सकते हो, तो इंस्ट्रूमेंट से आप डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी कराए जाते हैं बच्चों को, एको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड, एको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड, वो कुछ इस तरह से आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा आई गेस, कि अगर आप सब मरीन में हो, ठीक है, ऐसे अंडर वाटर हो आप, अंडर वाटर हो आप, एंड आप सबमरीन में हो, और आपको पता करना है कि आपका एनिमी आपसे कितने डिस्टेंस पे है, तो आप उस पर कोई सोनार का यूज करते हो, एंड साउंड वेव्स कितने टाइम में आपसे रीच कर रही है, उससे आप पता लगा लेते हो कि एनिमी कितनी दूर है, राइट। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है, हम डायरेक्टली जाके किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि हमें कैसे पता चला कि प्लूटो का डिस्टेंस और ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैलेक्सीज का डिस्टेंस, अलग अलग स्टार्स का डिस्टेंस जो हमसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं, वो कैसे साइंटिस्ट ने निकाल दिए, क्या वो स्केल लेके उड़ते हुए यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे थे, ऑफ कोर्स नॉट। तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक मेथड है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो है आपका पैरालैक्स मेथड, यस, पैरालैक्स मेथड, ठीक है, पैरालैक्स मेथड है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे, पैरालैक्स मेथड क्या है ये तो हम डिटेल में करेंगे ही, पर अभी समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास मेथड्स हैं, कैसे कैसे ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद रेडार मेथड भी होता है, समवॉट लाइक सोनार मेथड ही होता है, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को रेडार बोलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव लेजर। लेजर मेथड होता है, लेजर लाइट बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। एंड सोनार मेथड तो आपने आई गेस 9th में करा ही होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ना ज्योमेट्री में एक ट्रायंगुलेशन मेथड भी होता है, ठीक है। ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा है, वैसे इतना पढ़ाया नहीं जाता, पर चलो कोई बात नहीं। आपको क्योंकि कंपटीशन बीट करना है एंड 11th का टाइम तो बच्चों करियर का टाइम। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि आपसे इसको इन्फॉर्मेशन मिली, नई नई चीज़ें सीखने को मिली एंड यू लाइक्ड इट, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दैट येस वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, यू आर लाइकिंग इट एंड आई शुड गो ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर कंटेंट, ठीक है। हमें विंश्री एजुकेशन, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को। इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ओके, ताकि सबको बेनिफिट मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, एकदम खुश रहो, ठीक है। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड पढ़ेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजा करेंगे, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर टिल देन। 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ओके।